एस्पिरेंट्स देखिए, आज का ये 9th सेशन है मेरा। नीट टेस्ट 38:30 से पढ़ने स्टार्ट किया था। तो आज जो मेरा पेपर मैंने अभी रियल टाइम सॉल्व किया, उसके बेसिस पे जो मैंने एनालिसिस किया है, देखिए कल का पेपर देखिए मुझे बहुत टफ लगा था नीट एस्पिरेंट्स के हिसाब से। आज उसके हिसाब से बहुत इजी पेपर है। देखिए आज 25 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से इजी कैटेगरी में आएंगे, 14 ऑलमोस्ट मीडियम एंड 6 टफ। और टफ में भी कुछ मीडियम में मैं डाल सकता था, और बाउंसर कुछ भी नहीं है। तो आज का पेपर बहुत एग्जैक्ट नीट टाइप का है, स्कोरिंग पेपर है। तो आज तो नंबर आने चाहिए, कल की सारी भड़ास निकाल लीजिएगा, आज तो ज़बरदस्त नंबर आने चाहिए। मतलब आज जो मेरा एनालिसिस कहता है, आज के लिए तो मैं गुड स्कोर भी 140 प्लस ही बोलूँगा, इवन 145 प्लस बोलूँगा। और आज जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिनको एक्सीलेंट टाइप बोलेंगे, तो वो तो 160 प्लस स्कोर आना चाहिए, तभी अच्छा कहलाएगा। आज तो मतलब फोड़ने वाला पेपर है। देखिए मैं बड़ा सरप्राइज था, कल भी मेरे को एक दो स्टूडेंट्स ने ऐसे स्क्रीनशॉट भेजे जो कल के पेपर में भी 160 170 में मार्क्स ला रहे हैं। सो इट्स अमेजिंग। मतलब आज इसका मतलब ये है कि आजकल शायद नीट में भी ऑलमोस्ट एडवांस लेवल पे लोग पढ़ाते हैं, और अच्छे बच्चे लेना है। देखिए फैक्ट यही है, ओवर द पीरियड आई हैव सीन देयर आर वेरी शार्प स्टूडेंट्स हु आर, इंस्टेड ऑफ जो मैथ्स ले सके बहुत अच्छा कर सकते थे, दे आर ऑप्टिंग फॉर बायो। एंड दैट इज़ द रीज़न कि कल का जो पेपर एक नॉर्मल नीट एस्पिरेंट के लिए भयावा था, उसमें भी आई हैव सीन स्क्रीनशॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, सिंसियर स्टूडेंट्स जिनके स्कोर ज़बरदस्त आए हैं। सो आज करिए, आज का पेपर डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा और आपने ज़बरदस्त स्कोर किए होंगे। चलिए अब एनालिसिस की तरफ, अपन एनालिसिस छोड़ के अब सोल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सेशन शुरू करते हैं। एनटीए टेस्ट 38 नीट का देखते हैं क्या है आज के टेस्ट में। पहला प्रश्न, लेट ए एन बी एरिया एनक्लोज बाय nth ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम, द ग्राफ ऑफ ln ऑफ ए एन अपॉन ए वन अगेंस्ट ln n। तो भाई ये एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया बेटा अपन सर्कुलर ऑर्बिट पाई आर स्क्वायर, और जो रेडियस होती है आर एन अपन बोलते हैं, वो आपको पता है बेटा किस रेशो में होती है, एन स्क्वायर बाय जेड। तो ये जो एरिया आपका आ रहा है ए एन, उसको सम के टाइम्स एन स्क्वायर लिख दें, जेड तो 1 ही हो गया। सो इट इज़ सम के टाइम्स एन स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो ए वन जो आपका आएगा, ए वन को आप लिखोगे के, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ एल एन ऑफ ए एन अपॉन ए वन, सो दैट वुड बी एल एन ऑफ बेसिकली एन स्क्वायर। एंड व्हाट इज़ एल एन ऑफ एन स्क्वायर, नॉट एन स्क्वायर। ये देखिए गड़बड़ कर दी ना, पाई आर स्क्वायर है, तो ऐसी गलती नहीं हो जाए। आर स्क्वायर है तो यहाँ पे ये एन की पावर स्क्वायर नहीं है, एन की पावर 4 आएगा। ठीक है, तो ये n की पावर 4 कर दिया। तो यहाँ से ln ऑफ n की पावर 4, ये आप सब समझदार हो, आपको पता है बेटा ये क्या होता है, 4 ln n। खैर अपन वो गलती करते तो भी रिजल्ट सेम ही रहता, वो अलग बात है। तो ये जो ln n वर्सेस ये ग्राफ आएगा, दिस इज़ y इक्वल टू mx दिख रहा है, तो इसका मतलब इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप कितनी है बेटा, 3 तो नहीं है, इसकी तो 4 होगी, और प्लस इट वुड बी पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इक्वल टू mx है, तो स्ट्रेट लाइन इज़ गोइंग टू पास थ्रू द ओरिजिन। इसके साथ अपन यहाँ पे आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न, एक पतली सी लाइट रॉड है, एक दीवार के सहारे खड़ी है। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, पॉइंट ए इज पुश डाउनवर्ड्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द पाथ ऑफ द सीएम ऑफ द रॉड इज। भाई सीएम का पाथ क्या होगा, तो भाई कभी भी देखिए ऐसे है, यहाँ पे कहीं से भी देख लीजिए, लेट्स से यहाँ से एंगल मान लिया थीटा, तो ये रहा सीएम आपका। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको पता है कितना होता है, l/2। ठीक है, और ये पूरी लेंथ आपको पता है कितनी है, l। तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखूँ, ये हो गया इसका x, ये हो गया x, और ये हो गया y। तो सबसे पहले देखिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो x कोऑर्डिनेट बड़े प्यार से आप यहाँ से लिखोगे, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। देखिए पूरा लेंथ ये OB लेंथ माइनस ये जो भी लेंथ आएगी, तो पहले OB लेंथ लिखूँ तो वो क्या हो जाएगी, l cos थीटा, और उसमें से ये वाली लेंथ सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस l/2 cos थीटा। तो x कोऑर्डिनेट डायरेक्टली आ गया l/2 cos थीटा। y कोऑर्डिनेट डायरेक्टली आ गया l/2 साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा आती है बचपन से एक चीज़ आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया वाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बाय 4, उसकी जगह लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 4। ये आपको सबको पता है, इट्स अ सर्कल, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल्स टू एल बाय। संख्या 3, 2000 किलो का रॉकेट है, फ्री स्पेस में 0.5 kg ऑफ गैस पर सेकंड भगाता है। एग्जॉस्ट स्पीड 400 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड तक। तो इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द रॉकेट इन दिस टाइम इज, अज्यूम टाइम इंटरवल इज टू स्मॉल टू कंसिडर वेरिएशन इन एक्सेलरेशन। तो लगभग कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लें। फ्री स्पेस बोला है, मतलब आपको वो ग्रेविटी सब हटा देना है। तो भैया जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, क्या लिखते हैं बेटा, वी रिलेटिव इनटू dm/dt, यही पढ़ा था अपन ने। तो ये फोर्स आपको दिख रहा है 0.5 kg पर सेकंड, और स्पीड है 400 मीटर पर सेकंड, दैट इज़ ये आपका 200 न्यूटन का फोर्स बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 200 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है।
और एक्सेलरेशन कितना है भाई, ये हो जाएगा 200/2000 kg, दैट इज़ 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 सेकेंड तक रहेगा तो स्पीड में इंक्रीज़ क्या होगा, v = 80, दैट इज़ 0.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ही ऐसे हैं कि आराम से बन जाएगा। मस्त रहिए, सस्ता प्रश्न है, लग रहा था शायद भारी होगा बट बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सा कथन सही है। इफ़ CM इज़ एट रेस्ट एंड द नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज़ ज़ीरो। नहीं भैया, वो किडैश वाली एनर्जी आती है, वो जो रेंडम एनर्जी आ सकती है, तो ये तो नहीं सही होगा। इफ वेलोसिटी ऑफ CM रिमेन जीरो द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम मस्ट बी जीरो, ये सही है। आपको पता है बेटा, जो एक्सेलरेशन ऑफ CM होता है दैट इज सिग्मा F एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो अगर एक्सेलरेशन CM का मतलब रेस्ट पे था, रेस्ट पे रहा, मतलब ये CM जीरो है, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो। ये आप पढ़ते ही हो, बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का भी आइडिया यही रहता है अपना। तो आराम से भी ऑप्शन को खुशी खुशी टिक कीजिए, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मन करे तो पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ रहा। बढ़ें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये देखिए, फिर यूट्यूब आ गई। डायमैग्नेटिक सोल्यूशन पोर्ड इनटू अ यूट्यूब, वन आर्म ऑफ यूट्यूब इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। पिछले वाले में अपन ने देखा था मैग्नेट डालने से मेनिस्कस ऊपर गया था पैरामैग्नेटिक का। यहाँ डायामैग्नेटिक है तो बेटा क्या होगा, ये कहेगा भैया कन्नी काटो, कन्नी काटो मतलब गिर जाएगा, तो लेवल इज़ गोइंग टू फॉल, रिपल्शन से वो नीचे जाएगा। सब करते हो, लड्डू सा प्रश्न है, सेकंड्स में बनेगा। देखिए आज बड़ा अच्छा लग रहा है, पांचों क्वेश्चन बड़े सस्ते लगे। छठा, इन द गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग इन द 1 ohm रेजिस्टेंस विल भी। अब यहाँ में पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको एडवाइस करूँगा भैया कि कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी लगा लो। जनरली मैं कभी नहीं कहता कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी लगा लो, बट यहाँ तो लग ही रहा है यार, 1 2 3, इन तीनों को इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मानो, तीनों एक जैसी हैं, तो इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट तीनों का बनाऊँ तो EMF तो सेम है। तो देखो वैसे भी आपको बताइए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था, E1/R1 + E2/R2 + E3/R3 अपॉन 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। कॉमन सेंस से सब सेम है तो कैंसिल हो गया, ई आने वाला है, दिमाग नहीं लगाओ, सीधा 12 वोल्ट। और पैरेलल में है तो 3 3 3 3, ये हो गया 1, और इसके साथ ये आ गया 1, ये हो गई कहानी ख़त्म। कहानी ख़त्म मतलब यहाँ पे करंट आ गया आपका 6 एम्पियर। मस्त रहो, डी ऑप्शन टिक मारो, जिंदाबाद। तो ईजी सा क्वेश्चन है, आराम से आपको कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज़ को यूज़ करके काम चला सकते हो। कॉम्बिनेशन भी सबसे सस्ता ही है यार, इससे सस्ता क्या देगा कोई आपको यार। अब देखिए अगला प्रश्न, ये भी करंट रेजिस्टेंस का सिमेट्री पे बेस दिख रहा है। देखिए क्या कह रहा है, 13 रेजिस्टेंसेस का गुच्छा है, सबका रेजिस्टेंस R है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, भाई ये पहले पॉइंट देख लिया करो, ये A और ये B। अब देखो अपना सीधा सा नियम है भाई, सब कुछ देखो सिमेट्री है। सिमेट्री जब भी होती है तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसके सब पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा, तो ये वाला जो बीच का R है ये बेकार हो गया, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दिया जाए और बाकी सर्किट को सिंप्लीफाई किया जाए। ये हो गया 2R, ये हो गया 2R, ये हो गया 2R, ये भी हो गया 2R, और सबके साथ ये अब ये पैरेलल में ऐसे आएगा तो 2R/3 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 2R/3। ये तो आपके लिए एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही हो गया, वैसे भी समझ लो, वैसे भी उड़ा देते। तो 2R/3 सारे आम हैं तो ये आम भी 2R/3 हो जाएगा। मेरे से ऑप्शन डी शायद स्क्रीनशॉट में आया नहीं, कोई बात नहीं, 2R/3 से ही काम चल रहा है। डी ऑप्शन का करना भी क्या है, वो शायद आपका R ओम था, बट ठीक है। तो ये भी ईजी है, घबराना मत, किए होंगे यार, ईजी सा सस्ता सा है, सिमेट्री बहुत प्यार से बन रही है। चलिए आगे के प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 8वां प्रश्न यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। 8वां प्रश्न देखिए क्या कहता है ये, इफ़ द कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर मेड अप ऑफ थिक वायर। बनती है क्या थिक की, याद करिए, हाँ बनती है। क्यों बनती है, जिससे जूल रेटिंग कम से कम हो। जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, तो अपन मान के चलते हैं जूल हीटिंग लॉस उतना कम होता है। देखिए याद रखिएगा सारी चीज़ें, वो जो अपन लैमिनेटेड कोर लेते हैं, वो लैमिनेटेड कोर एडी करंट लॉसेस हटाने के लिए, सॉफ्ट आयरन वगैरह जो लेते हैं वही। अब तो एक तो आपके जो लॉसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बार बार साइकिल के कारण, जिसको आप क्या बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस कम करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप याद रखते हैं। ये स्कूल लेवल पे भी आप पढ़ते हैं, गलती होनी नहीं चाहिए इसमें। देखिए 8वां अभी तक सही लग रहे हैं क्वेश्चन, आज तो मतलब कल का बाउंसर के बाद आज का पेपर अच्छा आ रहा है, नंबर आने चाहिए आज, ठीक है। करंट कैरिंग लूप इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द पोजीशन शोन, द लूप स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन। नेग्लेक्ट इफेक्ट्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड जीज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब देखिए जैसे ही अंदर आएगा भाई, आपको हमेशा पता है जो होता है उसका विरोध होता है। अब ये नीचे आ रहा है तो विरोध होगा, तो
एक्सेलरेशन लेस देन जी ही होगा, ग्रेटर देन जी होने का सवाल ही नहीं है। ऐसा देखिए कॉपर ट्यूब वाला पिछले टेस्टों में क्वेश्चन था, ये भी सस्ता सा क्वेश्चन है, बनना चाहिए EMI का, मतलब ये आपके स्कूल लेवल टाइप का क्वेश्चन ही बोलूँगा मैं, बनता है यार ये। चलिए ये स्टैंडर्ड ये प्लेटों की नंबरिंग वाला प्रश्न आ गया। कैपेसिटेंस पे 4 मेटल प्लेट हैं, 1 2 3 4, सबका एरिया A, सेपरेशन D, कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट, तो भैया याद करो ये A है, ये भी A हो गया, मतलब एक तरह से सेम पोटेंशियल पॉइंट है। तो इन दो के बीच में एक कैपेसिटर, इन दो के बीच में एक, इन दो के बीच में एक, पहला वाला A और B के बीच में, ये भी A और B के बीच में, ये भी A और B के बीच में, तीनों के तीनों पैरेलल में है। तो C इक्वलेंट यहाँ से हो जाएगा 3C, 3C का मतलब 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। मस्त रहो, सीधा सीधा सस्ता सस्ता क्वेश्चन है। इसमें और टेढ़े क्वेश्चन भी बनते हैं प्लेट अरेंजमेंट में, ये तो सबसे लड्डू वाला आपसे पूछा गया है, छूटना नहीं चाहिए। चलिए 11वां प्रश्न, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट एक्सिस एट डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अरे यार एक्सियल पॉइंट पे क्या होती है, मज़े ले रहे हो। एक्सियल पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला भी तो लड्डू है 1/d³, ये तो बिल्कुल आपके लिए आज तो लड्डू पे लड्डू आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या आता है। अगला, प्रोजेक्टाइल को फायर किया है सरफेस ऑफ द अर्थ से, रेडियस r विद अ वेलोसिटी नीटा टाइम्स एस्केप वेलोसिटी, वेयर v इज द एस्केप वेलोसिटी, नीटा लेस देन 1। नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। ठीक है, अब आपने इससे किया है इज द एस्केप वेलोसिटी नीटा लेस देन 1, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो भैया सबसे पहले देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी जो भी होगी देखेंगे। सबसे पहले सरफेस पे था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस GMM/r, ये यू इनिशियल हो गई। कितनी इनिशियल स्पीड दी है, हाफ m नीटा स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह आप लिख दोगे 2gm/r, √2gm/r होता है, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो टोटल जो भी एनर्जी आपकी कितनी हो गई, इसको सिंप्लीफाई एडअप करें, क्या आ जाएगा बेटा, ये मैं माइनस GMM/r कॉमन ले लेता हूँ, तो ये तो 1 आ गया और ये माइनस का चला जाएगा, और माइनस का ये क्या हो जाएगा, नीटा स्क्वायर, यही दिख रहा है मुझे। हाँ देख लो भैया, कोई लफड़ा नहीं हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ भाई, फिर ये आ गया। तो ये नेगेटिव ही है, और ये किसी में भी ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर होगी, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द न्यू प्रोजेक्टाइल इज। तो भैया जब भी ये कुछ बनता है, क्या कहते हैं अपन, सर्कुलर ऑर्बिट का सेटेलाइट बनता है, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी हमेशा एनर्जी की हाफ होती है, तो उसको E/2 कर दें, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी क्या लिखेंगे उसको, हाफ mv ऑर्बिटल स्क्वायर, इसकी आधी कर दें, मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, आधी थोड़ी होती है भाई, ये गलती नहीं करें, k इज़ mod e, तो mod e लगा के चलें, तो mod e किया तो ये हो गया GMM/r इंटू 1 माइनस नीटा स्क्वायर। ये आपके लिए बन गया V0 की वैल्यू क्या आ गई भैया, तो ये हो गई, रूट में आ जाओ, 2gm/r 1 माइनस नीटा स्क्वायर, इसको आप v लिख सकते हो, तो v 1 माइनस नीटा स्क्वायर, उसको बाहर निकाल के, तो ये ऑप्शन कौन सा बन रहा है भैया आपका, देख लो ऑप्शन है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है बट बनना चाहिए। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, वही बोर मॉडल, सर्कुलर ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, टोटल एनर्जी उतनी होती है पर नेगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की डबल होती है पर नेगेटिव साइन की होती है। चलिए, तो ये हुए 12 प्रश्न। अब चलें 13वां, ये भी ग्रेविटेशन का है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से 6r, सरफेस से 6r है, सेंटर से 7r हो गया। द टाइम पीरियड ऑफ द अनदर सैटेलाइट एट अ हाइट ऑफ 2.5r विल बी, तो भैया t² प्रोपोर्शनल टू r³ का फंडा लगाओ। तो जियो स्टेशनरी था तो उसका टाइम पीरियड 24r, इसका t माना तो इसका स्क्वायर किया, उसका हो गया 7r, इसका क्या हो गया 3.5r की पावर 3, तो ये तो 2 हो गया, तो 2 की पावर 3/2 कर दूँ, ये इधर रूट लेके, तो 24/t, तो t की वैल्यू आ गई बेटा 24/2 की पावर 3/2, दैट इज़ क्या हो जाएगा भैया 24/2 √2 लिख दूँ इसको, तो ये सस्ते में आपके लिए क्या बन गया 6√2r। सस्ता क्वेश्चन, ये ऑप्शन करते हुए ऐसे प्रश्न तो गलती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, एक अच्छे स्टूडेंट से ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। अगला, द रेज ऑफ द सन आर फोकस्ड ऑन द पीस ऑफ आइस थ्रू अ लेंस ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर एज अ रिजल्ट ऑफ इच 10 ग्राम आइस। भैया 10 ग्राम आइस पिघल गया कितनी देर में, 10 मिनट में। तो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन पर यूनिट एरिया पर मिनट इज़, ओ भाई साहब क्या कह रहा है भाई। अब देखो लेंस का डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, लेंस का डायमीटर अगर 5 सेंटीमीटर है तो पहले तो कितने एरिया से रिसीव हो रही है, पाई इंटू r², तो r को लिख देंगे 0.05/2 का होल स्क्वायर, ये तो एरिया हो गया मीटर स्क्वायर में। अब इतने एरिया पे कितनी हीट मिली है चेक कर लें, 10 ग्राम आइस 10 मिनट में मेल्ट हुआ, तो क्यू कितना आया है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम की अगर आपको याद हो पिघलाने के लिए कितनी चाहिए होती है, वो अपने को पता होती है कितनी, 80 कैलोरी पर ग्राम, ये तो याद रहता है, मतलब मुझे तो याद रहता है, आपको भी होना ही चाहिए भाइयों। तो 800 कैलोरी हीट मिली है, कितनी देर में मिली है 10 मिनट में, तो 800 कैलोरी 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब मेरे हिसाब से हो गया कितना
600 सेकेंड, और कितना एरिया था उससे मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड कर दें तो ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻4, ऊपर आ गया 4, तो ये आपका मीटर स्क्वायर। अब ये बेटा मिनट में ले लिया है यार, अब ज़बरदस्ती अपनी मेहनत करा दी, क्यों सेकंड में लाए, मेरे को लगा ऐसा ही यूनिट में होगा। चलिए 10 मिनट, ठीक है। तो आ गया, अब ऐसे आ गया भैया जैसे चाहे। अब ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे यार अपन ज़बरदस्ती उसके चक्कर में चल रहे थे। चलो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 10⁻⁻4 उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यूनिट देख के काम चलाइए। तो ये 0 से 0 गया। अब क्या बचा बेटा, 320/25 पाई कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 250/25 पाई कर लो यार, पाई कितना होता है 3.14, तो 80 मान लो, तो 4 के आसपास ही आएगा। निपटाओ, हो गया काम आपका, ठीक है। इसको 80 के आसपास आएगा, 25 पाई कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न क्या कहता है ये। एक आइडियल गैस है 1 मोल मोनोएटॉमिक, इनिशियल स्टेट पी, कहाँ रहा, इनिशियल स्टेट पी है। On an isothermal curve A at a temperature T0, it is brought under a constant volume 2V0 process to Q, which lies on an adiabatic curve B intersecting the isothermal curve A at P0, V0, T0. चलिए, the change in the energy of the gas during the processes। तो देखो भैया हो क्या रहा है, पहले तो पूरा प्रोसेस देख लो। P पे था, ठीक है, is in the IPC on an isothermal curve A at point E, it is brought under the constant volume 2V0 through Q to an intersecting the isothermal curve. The change in energy of the gas in terms of during the processes। तो इस पूरे प्रोसेस में बात कर रहा है बेटा यहाँ पर कितना चेंज होगा। तो भाई इंटर एनर्जी के चेंज के लिए पी और क्यू का टेम्परेचर चेंज देखना है आपको। तो भाई ये पहली चीज़, पी पे तो टेम्परेचर आपको गिवन है कितना है, T0। अब पी और क्यू की बात अगर यहाँ पे करना चाह रहा है तो भाई मैं क्या करूँ, सबसे पहले इस पॉइंट और इस पॉइंट पे मैं लगा दूँ वो अपनी क्या कहते हैं, टी की पावर गामा-1। ये गोटा लगा रखा है आपने, टी की पावर गामा-1। तो यहाँ था T0, V0 की पावर गामा-1 जो भी T होगा इंटू 2V0 की पावर गामा-1। तो ये फाइनल T कितना हो गया भाइयों, T0 अपॉन 1/2 की पावर गामा-1। तो टेम्परेचर तो घटा है, वो तो दिख ही रहा है, तो Q की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। तो अब सॉल्व करके देखें, Q क्या लिखोगे, 1 मोल ही था, मोनो का CV 3R/2 डेल्टा T लिख डालें, तो T0 माइनस T0 अपॉन 2 की पावर गामा कितना होता है 5/3, 5/3 - 1 3/2, ठीक है। तो 2 की पावर 2/3 दे दी इन्होंने, एक मिनट रुक जाओ, 5/3 - 1, हाँ उल्टी लिख दी बेटा, 2/3 काम आएगी। मैं देखूँ पन्ने गड़बड़ कैसे कर दी, ऐसी गलती नहीं करें छोटी छोटी। तो ये 2/3, तो ये आ गया। तो अब आपके पास क्या बच रहा है बेटा, 3R/2 इंटू T0 इंटू 1 - 1, ये 1/1.587, यही आ रहा है बेटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा बेटा, अब ये आर की वैल्यू क्यों अटक रही है अपनी, जो भी है अपने को आर की वैल्यू तो लिखनी ही पड़ेगी। तो ये आपका हो रहा है 3RT0 और ये आ जाएगा आपका 0.587, ये माइनस साइन और आएगा, मैंने वो फाइनल इनिशियल को अंदर ले लिया था, अपॉन 1.587। तो अब देख लीजिए बेटा क्या होगा, ये भी लगभग 1/3 के आसपास ही होगा। तो RT0 के आसपास ही ये वैल्यू मिल के आएगी। और आर की वैल्यू जो आपको पता है, आर की वैल्यू देखिए आपको अच्छे से पता होती है, क्या लिखते हो आप, 8.314। तो उसके हिसाब से सिंप्लीफाई कर लीजिए, देख लीजिए क्या आंसर आपका बन के आएगा। ये 2 का फैक्टर और है, तो ये 8/2 4 के आसपास ही आएगा, तो 4.6 नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से पूछा गया है और करना है आपको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मैंने इनिशियल माइनस फाइनल लिखा था इसलिए माइनस साइन इधर लगा दिया। चलिए अगला प्रश्न, ये भी थर्मो का ही दिखता है। N moles of a dia gas in a cylinder is at temperature T. Heat is supplied to the cylinder such that the temperature remains constant. But N moles dia के मोनो में होगा तो चेंज क्या होगा, टेम्परेचर वही है। देखो पहले कितनी एनर्जी थी डाया के हिसाब से, N इंटू 5R/2 इंटू T0, ये इनिशियल थी। अब क्या हुआ, कुछ टूट गए, N में से N ही टूट गए हैं, एक सेकेंड, N में से N ही टूट गए, मतलब सारी बदल गए। तो चलिए भैया बदलने तो अपने क्या जा रहा है। तो फाइनली 2N मोल्स हो गए और 3R/2 इंटू T0, क्योंकि मोनो बन गई अभी है। तो अब ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 3NR/T0। पहले 5/2 NR/T0 था, तो अब जो चेंज हो रहा है कितने का आ रहा है, हाफ NR/T0 का चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका 16वां प्रश्न हुआ। 17, अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज Q/m, याद होना चाहिए ये, है ना। मूव्स विद अ स्पीड इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड देन द रेडियस। अब यार रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था यार, याद कर लो, mv/qb। तो
Q बाय एम गिवन है तो इसको उल्टा डाल देंगे इधर, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷। v के नाम पे क्या आ रहा है 2 इंटू 10⁵, b के नाम पे क्या आ रहा है 5 इंटू 10⁻⁻²। तो ये तो पावर उड़ा दो, ठीक है। क्या बच रहा है अब 2/12.5 ये बच रहा है। तो ये तो अपन ने अभी मीटर में चले हैं, तो चलो इसको उधर कर देते हैं 200/12.5 सेंटीमीटर में। 12.5 की टेबल आती है क्या? आपको नहीं आती, मतलब फिर भी कर लीजिए। 12.5 का तो डबल 25 होता है, तो 8 गुना 100 होगा, 16 टाइम्स ये देखने को मिलेगा। 16 सेंटीमीटर के साथ खुशी खुशी आप जा सकते हैं। चलिए अगला 18th। हाँ भाई अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या कह रहा है। फिगर तो बड़ा लंबा है। फिगर शोज अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए with two long parallel wires 1 and 2 all in the plane of the paper. The distance of each wire from the center of the loop is d. The loop and the wires are carrying the same current I. सब में सेम करंट है। The current in the loop is in the counter clockwise direction if seen from above. ऊपर से देख रहे हो काउंटर क्लॉकवाइज, तो यूँ जा रहा है, यही होगा काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। Consider d to be greater than a and the loop is rotated about its diameter parallel to the wires. एक मिनट, अच्छा, is rotated about its diameter parallel to the wire, तो वायर के पैरेलल ये जो डायमीटर है इसके अबाउट कैसे नचा दिया गया है, ठीक है। If the currents in the wire are in the opposite directions, the torque on the loop at it by 90 degree from the initial position, the currents in the wire are in the opposite direction, the torque on the loop at its new position is। तो मान लिया इसमें करंट ऐसे, इसमें ऐसे है, ठीक है। तो क्या होगा भाइयों, सबसे पहले तो मिड पॉइंट पे फील्ड देखिए। तो इस वाले के कारण मैं देखूंगा तो इसके कारण तो अंदर हो गई, और इसके कारण अगर मैं देखूंगा तो भी अंदर हो गई, तो दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अंदर है और ये 90 डिग्री से हो गया, तो इसका म्यू वेक्टर इधर कहीं आएगा, इधर या उधर आएगा, तो जो भी है 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो टॉर्क मुझे पता है पूरा लगेगा म्यू भी। अब म्यू के नाम पे क्या लगता है, एन तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो आई इंटू ए हो गया पाई ए स्क्वायर, और बी की वैल्यू जो एक की है उसके डबल कर दें, तो ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन, क्या लिखते थे अपन, फॉर्मूला क्या आता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, आर की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे d/2। तो देख लो भैया क्या आएगा, तो ये अब ये बन जाएगा, देख लो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको यार। अभी यहाँ पे ये ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, कुछ खा गए क्या अपन, देख लेते हैं। अच्छा डी गिवन है, सॉरी मैंने कहा अच्छा हुआ ऑप्शन नहीं मिला, अपन गलती कर रहे थे, मैंने d/2 कर दिया, डी एक से डिस्टेंस है तो 2πd, तो ये उड़ गया। तो क्या आएगा बेटा आपके पास, म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी। तो ऑप्शन बी के साथ जाइए। तो टफ नहीं है क्वेश्चन, बस डराता है, देखिए डरा रहा है ये। जनरली क्या एडवांस में जनरली अपन बोलते हैं जितना लंबा पैराग्राफ, जितना लंबा क्वेश्चन, जनरली सोल्यूशन उतना सस्ता निकलता है। हाँ कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, वो अलग कहानी है, बट नॉर्मली क्वेश्चन जो डरावना दिखता है वो डरावना होता नहीं है। चलिए 19th, the position of a body going along the x-axis is this, the momentarily comes to rest। अरे यार भैया रेस्ट पे कब आती है बता दो, जब वेलोसिटी क्या होती है 0, तो वेलोसिटी होती है dx/dt, डिफरेंशिएट करो फटाफट से करिए, 3t² - 12t + 9 = 0, क्वाड्रेटिक बन गई, 3 उड़ा दो, -4t + 3 = 0, ये तो फट्टे से फैक्टर हो जाएंगे, t - 3 t - 1 = 0। तो अब बताओ बेटा कब कब आ रही है, 1 पे भी आ रही है और 3 पे भी आ रही है, तो देख के 1 या 3 मत मार देना, दोनों पे आएगी, ठीक है। इजी क्वाड्रेटिक है, करते हो यार इतने तो बायो वाले बच्चे भी आप। वीन्स कांस्टेंट गिवन है, देखिए वीन्स कांस्टेंट हीट ट्रांसफ़र तो बहुत प्यार आ रहा है, अच्छे से पढ़ लेना है चैप्टर, देखो बार बार मैं आपको दोहरा रहा हूँ। वीन्स कांस्टेंट ये है, वैल्यू ऑफ लैम्डा एम फॉर मून इज दिस, सरफेस टेम्परेचर क्या होगा भैया, क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा एम टी = बी, तो टी की वैल्यू हो गई b/λ एम। बी के नाम पे क्या था 2892 × 10⁻⁻6 मीटर पर केल्विन, ठीक है। तो मीटर पर केल्विन आ गया ये, और यहाँ से क्या आ रहा है आपका लैम्डा एम की वैल्यू क्या आ रही है आपके लिए, यूनिट उल्टी कैसे आ रही है यार, जो भी है लैम्डा एम टी = बी, तो टी इज़ b/λ एम, यही लिखेंगे अपन। और ये वैल्यू आप कह रही है मीटर केल्विन होना चाहिए था, ऐसे 14.46 माइक्रोन, ये भी उड़ा दो, ये भी उड़ा दो, तो ये तो डबल हो रहा है, 200 आ रहा है, तो 200 केल्विन देखने को मिल रहा है, मस्त रहो। बट ये यूनिट गलत लिखी है यार, ये केल्विन आना चाहिए उधर, इन्होंने यूनिट जो भी लिखी है, अब ठीक है मैं इस पे नहीं जा रहा, ये यहाँ ये -1 नहीं आना चाहिए था, ठीक है। बट 200 केल्विन आंसर यहाँ पे देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्या कहता है ये, 5 बंदे हैं ABCDE, एक 100 किलो के कार्ट को स्मूथ सरफेस पे खींच रहे हैं और कार्ट जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ईस्ट में। भाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ईस्ट में जा रहा है, इसका मतलब इन सब का जो भी फोर्स है सिग्मा एफ दैट इज इक्वल टू ma, तो वो हो गया 300 न्यूटन, एंड वी कैन से इट इज़ टूवर्ड्स ईस्ट। नाउ एक और बंदा आया, उसने एफ लगाया और अब एक्सेलरेशन हो गया 100 ड्यू वेस्ट। तो एक और बंदा आया, मतलब इनके एडिशन, मतलब एक बंदा आया और वो जब खींच रहा है तो फोर्स है हो रहा है 100 न्यूटन ड्यू वेस्ट।
वो फोर्स उसने लगाया, तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट क्या होगा। तो बेटा अब नया फोर्स क्या हो जाएगा, पहले कितना था 300 न्यूटन ईस्ट, नए बंदे ने जो लगाया वो कितना लगाया 100 न्यूटन ड्यू वेस्ट। आपको पता है बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों एक्चुअली ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट होंगे, तो नेट फोर्स आपका हो गया 200 न्यूटन ईस्ट। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन अब क्या होगा, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए, कचरा मत करिए। एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। LOM की एक बहुत ही जनरल प्रॉब्लम आपको देखने को मिली। चलिए अगला, ये भी LOM ही दिख रहा है। एक एलिवेटर है 6000 किलो का, ऊपर की ओर केबल से खींच रहा है, एक्सेलरेशन 5 से, जी को 10 मानना, टेंशन क्या होगी यार, सीधे सीधे देखो ऐसे बनाते हो आप, ये रस्सी खींच रही है T, खुद का वेट नीचे है, ऊपर जा रहा है ये एक्सेलरेशन से, सेकेंड लॉ लगाया T माइनस mg बराबर है में, T की वैल्यू आ गई mg प्लस है। तो ये भी लड्डू है आपके लिए, सीधा आप लिख सकते हो, मैंने तो यार समझाने के लिए आपको इतना लिखा है 10 + 5 तो 15 6 क्या हो जाएगा 90, तो दैट इज़ 90,000 न्यूटन, और यू कैन से 90 किलो न्यूटन। ऑप्शन डी के साथ अपन केयरफुली जा सकते हैं। अगला देखिए 23rd, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, डीके करता है साइमल्टेनियस। ये देखिए, ये इसे अपन कॉन्करेंट डीके बोलते हैं। साइमल्टेनियस एमिशन, एक की 1620 है, एक की 810 है, तो टाइम आफ्टर 1/4। भाई दोनों जब एक साथ होते हैं तो इफेक्टिव हाफ लाइफ आपको याद है, दैट वुड बी इक्वल टू 1/T1/2 + 1/T2/2। ये पढ़ा है आप लोगों ने, तो इसी को 1/1620। और ये क्वेश्चन ही एग्जैक्ट बहुत सारे लोगों ने किया हुआ होगा यार, मुझे भी याद आ रहा है कि अब हर नोट्स में आपको मिलेगा 3। तो यहाँ से T1/2 की वैल्यू क्या आ गई भैया, T1/2 की वैल्यू 1620/3, दैट इज़ 540 ईयर्स। तो 1/4 होने का मतलब इसका डबल टाइम कर लो, 1080 साल। 1/4 आपको पता ही है 2 हाफ लाइफ के बाद होता है। तो ये भी अगेन पैरेलल डीके पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, नीट वाले भी सभी पढ़ते हैं, तो आराम से क्वेश्चन ये बनता है। अगला, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया है लिथियम न्यूक्लियस ने और अल्फ़ा पार्टिकल फेंक दिया है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज, ये आपके लिए मज़े ले लिए, अब कैलकुलेशन करिए, मज़े आएंगे कैलकुलेशन करने में। चलिए करेंगे, तो क्या होगा बेटा, एनर्जी रिलीज अपन तो हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, डेल्टा M × C²। इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे क्योंकि लॉस होगा। तो इनिशियल इन दोनों का मास, तो लिथियम का और न्यूट्रॉन का, यहीं से ऐड कर दूँ मैं, 6 और 4 10, 3 और 5 8, 1 और 6 7, 5 और 6 11, फिर ये 2 हो गया और ये 8 हो गया। 1 मिनट, ये तो डिजिट का ही लफड़ा दिखता है। ये देखिए, कैलकुलेशन से पहले ऐसी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए, मतलब ज़बरदस्ती टाइम ख़राब होता है। अपन ने किया, 1 मिनट में इसको वापस से देखते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए, इसमें मुझे दिख रहे हैं 3 और 3 6, और यहाँ दिख रहे हैं 3 6 और 7। तो आराम से देखिए, वापस से मैं लिखूँ, लॉजिक तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो पहले इन दोनों को ऐड करें तो 4 लिख दिया, फिर लिखेंगे अपन 6 और 5 11, फिर ये आ गया 3 3 और 6 9, फिर आ गया ये 1 और 6 7, फिर आ गया 8 और 5 13, हाथ का लगा 1 2, ये 0 6 और 1 7, ये हुआ माइनस। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इनका भी जोड़ें। अभी भैया डिजिट गिन लें भैया, सबसे पहले एक बार धोखा खाया है अपन ने, 3 और 7 ही हैं, चलो कोई तकलीफ़ नहीं है। तो वहाँ तो 4 आ गया, फिर ये 0 है, फिर ये हो गया 2 6 0, और यहाँ ये क्या आ रहा है, ये आएगा आपका 1 0। देखिए 7 डिजिट हो गए क्या, हाँ हो गए, और 4 और 3 7। तो ये तो U × C²। तो अभी ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 4 में से 4 गए 0, 11 में से 4 गए 7, 8 में से 0 गए 8, 7 में से 6 गए 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 0 0 × C² और 1U आपको पता है कितनी एनर्जी के इक्वल होता है, सबको याद है, 931 लिख ही दिया था यार, मेरे से क्या पूछ रहे हो, डायरेक्ट ही आ गया। अब देखिए आपको समझ आ रहा है 9 × 1 पॉइंट समथिंग, तो अब यहाँ पे 931 × 1.11, तो ये 10 के अराउंड ही आएगा, तो 10.415 ही क्लोजेस्ट ऑप्शन है। मैं तो ये कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ, आप भी देखिए, क्या बिना कैलकुलेट करके भी बोल सकते हैं। थोड़ा पेंडुलम है 1 मीटर लंबा, 60 डिग्री से छोड़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एट 30 डिग्री। यार पहले बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होती है। देखो ये सर्कुलर मोशन की कहानी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कंप्लीट एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आपकी 80 होती है। तो ये पेंडुलम में आपको पता है, कभी भी अगर ये यहाँ पे कहीं भी थीटा एंगल पे है, FBD बनाते हो, ये बनता है आपका mg, ये बनता है आपका t, ये सर्कुलर आर्क वाला पार्ट हुआ। तो ये कंपोनेंट जो इधर आता है, आप सबको पता है कि ये केवल mg sin थीटा आता है। तो at की वैल्यू किसी भी मोमेंट पे g sin थीटा होती है, प्रीवियस हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं कर रही यहाँ पे। तो g sin 30, समझदार हो, 30 की वैल्यू आपको पता है आधी होती है, तो 4.9 या 5 g की जैसी भी वैल्यू है, तो 5 के हिसाब से यहाँ से अपन चलेंगे। बस ये पता होना चाहिए, रेट ही लगाना है, ये नहीं लगाना है। आप ये लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लोगे, इतना तो करना ही नहीं है, सस्ता सा प्रश्न था। चलिए अगला,
ये देखिए थोड़ा लंबा सा प्रश्न दिख रहा है। दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं ए और बी, एक का दोनों का मास 0.1 kg है। दो आइडेंटिकल मासलेस स्प्रिंग से अटैच कर दिया। स्प्रिंग मास सिस्टम को सर्कल में मूव कराने के लिए सारा किया है। पाइप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है। सेंटर ऑफ रेडियस दे दी, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ दे दी, फोर्स कांस्टेंट दे दिया। इनिशियली बोथ आर डिस्प्लेस्ड बाय एंगल 30 डिग्री π/6 रेडियन विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायमीटर एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द बॉल भी, ये शायद आपके किए हुए होंगे यार ऐसा क्वेश्चन, मतलब ये बहुत जनरल सा एक क्वेश्चन मिलता है। चलिए फिर भी बात करें। देखो सबसे पहले देखिए रेडियस अगर ये गिवन है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ये मैं आपको समझाऊँ। तो सेमी पेरीमीटर आपको पता है सर्कल का होता है पाई आर, तो पाई इंटू आर करूँगा तो होगा 0.06 पाई। इसका मतलब जब ये बिल्कुल यहाँ पे थी बॉल तब दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, कुछ भी एक्सटेंशन नहीं था। अब क्या होगा, नीचे वाली स्प्रिंग में तो एक्सटेंशन है और ऊपर कंप्रेशन है। तो नीचे वाली में कितना एक्सटेंशन है वो मैं बोलूँगा दैट इज़ 2 टाइम्स आर डेल्टा थीटा, क्योंकि जितना वो हुआ है। और रेडियस कितनी है 0.06 और ये एंगल कितना मूव किया है π/6। तो इतना एक्सटेंशन है और ऊपर वाली में इतना कंप्रेशन है। तो ये देखिए बेटा आपके लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके लिए 0.02 पाई, ये इतना एक्सटेंशन है। तो दोनों स्प्रिंगों में जो फोर्स कांस्टेंट के हिसाब से फोर्स आएगा कितना आएगा 0.02 पाई इंटू कितना आ गया ये, सॉरी इसका कितना दे रखा है 0.1, सो दैट इज़ 0.002 पाई। इतना फोर्स एक में लगा। बॉल को देख लीजिएगा तो इस पे देखिए कितना फोर्स लग रहा है, इस पे डबल फोर्स लगेगा तो इस पे जो मैं नेट फोर्स लिखूंगा हो जाएगा 0.004 पाई न्यूटन। और ये फोर्स माइनस अपन क्या बोलेंगे kx, तो ये माइनस kx के फॉर्म में जनरेट करना है। तो ये फोर्स वैसे भी नेगेटिव है और वो माइनस साइन तो अपन एडजस्ट कर लेंगे, तो मैं माइनस नहीं लगा रहा। तो दैट इज़ इक्वल टू एफ को जब भी अपन लिख रहे हैं दैट इज़ इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर ए फॉर्म में लिखेंगे। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, मतलब f जो भी है उसको आप माइनस kx लिखते हैं, तो जो भी वो कांस्टेंट आएगा तो उसको आप k डैश मान लें। और x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जो इसका ये इतना सा ये जो r डेल्टा थीटा है, क्योंकि ये डिस्प्लेस तो उतना ही हुआ है, तो ये आपके लिए हो गया 0.01 पाई। तो यहाँ से वो जो k डैश इफेक्टिव आ रहा है, वो जो k डैश आपका देखने को मिल रहा है वो देखिए कितना देखने को मिलेगा 0.004 पाई अपॉन 0.01 पाई। तो ये मेरे हिसाब से आपका आ गया 0.4। ठीक है, तो अब टाइम पीरियड क्या लिखेंगे वो अपने को पता ही है 2 पाई रूट m बाई के स्टाइल से। तो m तो कितना था 0.1 और k डैश आपका हो गया 0.4, तो ये आपका हो गया 2 पाई बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू पाई। तो फ्रीक्वेंसी आप समझदार हो, टाइम पीरियड पाई है तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या होगी 1 बाई पाई। देखिए आपके एनटीए का जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे वो रिड्यूस मास यूज़ करके किया है, मैंने वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि जनरली सबका पढ़ा हुआ नहीं होता। तो अगर वो पढ़ा हुआ है तो एक्चुअली वो तो और ज़्यादा ईजियर है। मैंने एक जनरल तरीका जो जनरल एसएचएम का होता है उसी को लेके आपको सॉल्व करना सिखाया है। चलिए 27वां, फोटो सेल ऑपरेट कर रहे हैं सैचुरेशन मोड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लैम्डा की फॉल कर रही है, कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी ऑफ अ फोटो सेल इज J एम्पियर पर वॉट, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स produced by each incident photon। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच इंसिडेंट फोटोन आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए बेटा सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी आपका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं प्रोड्यूस्ड बाय ईच इंसिडेंट फोटोन, तो अपन मान के चलें कि लेट से पावर जो भी होती है वो अपन लिख सकते हैं। अगर एक फोटोन hc बाय लैम्डा है, n आ रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू nhc बाय लैम्डा। n यहाँ पे होगा नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। अब फोटो करंट कितना होगा, फोटो करंट इज नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, लेट से Ne लिख दूँ, Ne इंटू ई, ये अपन लिख सकते हैं। Ne इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ एक्चुअली मेकिंग जर्नी फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप देखोगे जो इस पर आपकी ये जो रेशो होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे Ne बाय n, ये रेशो निकाल के देखिए बेटा। Ne की वैल्यू हो गई I बाई ई, और ये जो n है आपका ये आपके लिए क्या आएगा बेटा, इसको मैं देखिए उस n को ऊपर से लिखें तो ये PHC, ये क्या होगा आपका P तो इधर आ गया, n को सॉरी P और लैम्डा इधर लिखें और HC इधर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आ गया, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। और ये जो आपको गिवन है ये जो टर्म है इसको देखिए यूनिट्स ही देख लीजिए, नहीं याद हो स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी एम्पियर पर वॉट, तो करंट अपॉन पावर, तो I बाय P को मैं J लिख दूँ। तो ये देखिए एक सेकंड मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, तो ये जो I बाय A है इसको तो J लिख दिया, HC ऊपर रहा और नीचे आ गया E लैम्डा, ये आपके लिए आ गया। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, उस तरीके से ही आपको यहाँ पे देखना है। अगेन टर्म्स थोड़ी कंफ्यूजिंग है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय ईच इलेक्ट्रॉन, मतलब वही होगा कि कितने फोटोन्स आए और कितने इलेक्ट्रॉन, जनरली अपन यही बोलते हैं, क्योंकि ऐसे तो बड़ा अजीब लगेगा भैया एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन ही निकल सकता है, एटॉमिक ज़्यादा कैसे निकलेंगे, तो एक्चुअली कम ही निकलते हैं। तो वही निकलवाना चाह रहा है ये। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, कम देखने को मिलती है, बट तरीका इसका यही होगा। अगेन आई विल रेट इट एज अ टफर क्वेश्चन। नेक्स्ट,
एक लोड है मास m का h हाइट से गिरा दो भाई साहब ऑन अ स्केल पेन hung from a spring as shown in the figure. If the spring constant is k, mass of the scale pen 0 मान लिया, m doesn't bounce relative to the pen, then the amplitude of the vibration. ये चीज़ तो जैसे ही ये चिपकेगा, मुझे पता है इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन जो होगा वो तो आपको पता है क्या होगा mg/k। और एक अब मैं ये जो पोजीशन है यहाँ पे x इक्वल टू 0 माने और मान लीजिए मैक्सिमम ये यहाँ तक नीचे गया x मैक्स, तो यहाँ इनिशियली जो भी इसकी एनर्जी थी अगर उसको मैं पोटेंशियल या यहाँ से भी नहीं लिखें अपन तो कहते हैं भाई मैं क्योंकि रिलेटिव टू द पेन वो बिल्कुल भी बाउंस नहीं किया है तो अपन मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि भाई उसका मास भी ज़ीरो है तो उसको कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र एज सच होगी भी नहीं। तो यहाँ अगर अपन सबसे पहले इसकी इलॉन्गेशन की बात करें एनर्जी एनालिसिस से यहाँ चलें तो अपन बोलेंगे भाई टोटल ये h प्लस एक्स मैक्स नीचे गया तो एम जी एच प्लस एक्स मैक्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ और ये सारी क्योंकि एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी वापस से ज़ीरो होगी सो दैट वुड बी इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर माइनस एम जी एच या एक्स मैक्स पहले लिखूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा अपनी जनरल फॉर्म माइनस एम जी एक्स मैक्स माइनस एम जी एच इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स मैक्स की वैल्यू मैं निकालूंगा तो दैट इज़ एम जी प्लस माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा दैट इज़ 2mgh डिवाइडेड बाय 2a दैट इज़ k। तो माइनस तो होगा नहीं क्योंकि ये टर्म इससे बड़ी दिख रही है तो डायरेक्टली एक्स मैक्स की वैल्यू लिख दोगे एम जी प्लस इसको एम जी बाई के ले लूँ यहाँ क्या हो जाएगा ये एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बन जाएगा बेटा 2mgh बाय के। तो अब यहाँ से एम जी बाई के अगर मैं कॉमन लेके देखूँ देखिए क्या आएगा 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस और यहाँ वो एम जी नीचे आएगा क्योंकि इतना तो बाहर निकला ही नहीं है अपने पास और ये के भी ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे अपने पास बन जाएगा 2hk अपॉन एम जी ये आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन वो रहा तो भैया आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा दैट इज़ इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस x1 यही तो इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम जैसे अपन बोलते हैं तो इक्विलिब्रियम से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा ये एम जी बाई के कैंसिल हो गया तो बचेगा एम जी बाई के 1 प्लस रूट ऑफ 2hk बाई एम जी। तो अगेन अच्छा क्वेश्चन है ईजी नहीं है पर थोड़ा कैलकुलेटिव भी है समझदारी से पूछा गया है। मैं जाऊँगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए ये था 28। नेक्स्ट प्रश्न ऑब्जेक्ट एक लिक्विड में फ्लोट कर रहा है जिसको कंटेनर के अंदर आपने रखा हुआ है। द कंटेनर को लिफ्ट में रख दिया चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाइंड फोर्स इंक्रीजेज याद रखना भैया जो बाइंड फोर्स की बात अगर अपन करते हैं तो बाइंड फोर्स की बात अपन करें तो बाइंड फोर्स में हमेशा जी के कारण चेंज आ जाएगा। तो अगर वो इंक्रीजेज एज द लिफ्ट एक्सेलरेट्स अप तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इट डिक्रीजेज एज इट एक्सेलरेट्स डाउन तो ये चीज़ आएगी। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है तो याद रखिएगा जैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि जब भी आप डेरिवेशन करते थे जो वेट लेते थे वहाँ वो एम के साथ यहाँ पे अब वो एक आप फोर्स सूडो लगाओगे तो ए ऊपर जा रहा है तो एम और आ जाएगा तो प्रेशर डिफरेंस ही बढ़ने लगेगा तो बाइंड फोर्स भी बढ़ने लगेगा। ये आप करते हो। हाँ एक चीज़ और एक्सेलरेटेड लिफ्ट में फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम जो सबमर्ज होता है वो कभी चेंज नहीं होता ये याद रखिएगा। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम चेंज नहीं होता बट बाइंड फोर्स ज़रूर चेंज होती है ये चीज़ ज़रूर आप याद रखिएगा। चलिए तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर। सरफेस टेंशन का प्रश्न है पानी की सरफेस टेंशन गिवन है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप बाई ड्रॉप और बबल का अंतर पता है ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर जो भी है वो आपको पता है 2s/r। तो s की वैल्यू आपने लिख दी 0.072 न्यूटन पर मीटर तो इसको मीटर में लिखे 1.2 mm डायामीटर है तो 0.6 mm इंटू 10⁻³ तो बेटा ऊपर भेज दूँ तो 72 पूरा हो गया 72 इंटू 2/0.6 इसको ऐसे लिख दो 720 इंटू 2/6 6 की टेबल आपको आती है तो ये हो गया 1 12 का हो गया 2 120 इंटू 2 दैट इज़ 240 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए के साथ कॉन्फिडेंटली आप जा सकते हो। सस्ता क्वेश्चन है जनरली सरफेस टेंशन डराता है बट ये तो लड्डू सा क्वेश्चन है डर नहीं होना चाहिए सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन ग्राफ बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस वी फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन द करेक्ट ऑप्शन इज। तो देखो भाइयों सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे एंगल 45 डिग्री आपको बना के दिया है बिल्कुल परफेक्ट जा रही है ये लाइन। ठीक है ये +10 ये -10 इस पे लेके चल रहे हैं अपन। ठीक है तो जब भी अपन बात करते हैं भाई इस तरह का जब भी ग्राफ आप बनाओगे v वर्सेस u का तो भाई v वर्सेस u का ग्राफ अपन बनाए तो बेसिक इक्वेशन से लिखे भाई 1/f को क्या लिखते थे 1/v माइनस 1/u यही फॉर्मूला होता था। v के नाम पे क्या है +10 u के नाम पे क्या है -10 दिख रहा है आपको। तो यहाँ से आपको ईजिली क्या दिख रहा है 10 LCM आ गया ऊपर 2 हो गया तो फोकल लेंथ तो आ गई 5 सेंटीमीटर। अब झोल है कि यार ये एरर का क्या किया जाए
तो एरर क्या किया जाए, तो एरर के लिए आपको याद है यहाँ से मैं देखूँ तो क्या लिखेंगे, चेंज इन एफ बाई एफ स्क्वायर, तो एरर में तो हमेशा ऐड ही करेंगे, तो डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई यू स्क्वायर। ये देखिए 10 पार्ट में डिवाइड दिख रही है, गिन के देख लेना 10 ही होगी, देखो मैं गिन नहीं रहा तो अंदाजे से बोल रहा हूँ। हाँ, तो इसका मतलब डेल्टा वी है आपका 0.1 बाई वी स्क्वायर 100, ये भी हो गया 0.1 बाई वी स्क्वायर 100, डेल्टा एफ बाई एफ स्क्वायर विच इज़ 25। तो डेल्टा एफ अनसर्टेनिटी या एरर जो भी आप कहना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0.2 बाई 100 इंटू 25, दैट इज़ 0.2 बाई 4। तो 0.2 बाई 4 अगर मैं करके देखता हूँ तो 0.2 बाई 4 मुझे जो निकल के आता है दैट इज़ 0.05। तो यहाँ ये मैं इस ऑप्शन डी के साथ जाऊँगा, तो ये बेसिक एरर्स की टेस्ट करता है। देखिए F5 तो सबका आ जाएगा, सॉरी ये उल्टा लिख दिया है, 5 था ये 0.5 कहाँ लिख दिया, अभी लफड़े में फंस जाएंगे अपन, ज़बरदस्ती गलत हो जाएगा, 5 + -0.5। चलिए 32, a convex lens is used to obtain a magnified image of an object on a screen. The object is at a distance 10 meter from the lens. If the magnification is 19, the focal length of the lens is। भाई मैग्नीफाइड इमेज स्क्रीन पे आ रही है मतलब रियल है, रियल है मतलब f और 2f के बीच में रखा है, तो ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे 10 पे, तो f और 2f के बीच में होगा, तो भैया आप समझदार हो कि किस रेंज में आंसर होगा। तो किस रेंज में आंसर होगा, अगर थोड़ी सी भी समझदारी इसमें देख ली तो यहीं से ऑप्शन आ गया है यार, मतलब 9.5 और कुछ है ही नहीं। अब ये तो ठीक है दिख जाता है तो अपन इज्जत से भी सॉल्व कर लेते हैं भाइयों। तो देखिए मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला आपका होता है, तो मैग्नीफिकेशन कभी भी आप निकालते हो तो मैग्नीफिकेशन आपको लेंस में पता है कि वी जनरली राइट द मैग्नीफिकेशन इन लेंस एज वी बाई यू। इसको अपन क्या लिखते हैं बेटा, वी बाई यू। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे 19 है, तो मुझे पता है मैग्नीफिकेशन -19 होगा, क्योंकि रियल इमेज है तो वो रियल और इन्वर्टेड होगी। वी की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो अभी वी के लिए देखेंगे। यू की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी है बेटा, -10, तो वी की वैल्यू क्या आ रही है 190। तो यहाँ से फोकल लेंथ मैं आराम से निकाल सकता हूँ 1 बाई वी -1 बाई यू -1 बाई 10 हो गया। दिस इज़ 190, दिस इज़ 20, तो एफ़ की वैल्यू 190 बाई 20 मीटर्स में आएगी, विच इज़ 9.5 मीटर्स। सब कुछ मैं वैसे चल रहा हूँ, बाकी मैंने जैसे बताया मैं तो ऑप्शन देख के भी ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप इजीली चिपका सकोगे। चलिए वापस से सिक्के को घुमाया है डिस्टेंस आर पे, ग्रामोफोन रिकॉर्ड के रोटेशनल स्पीड बढ़ाते गए, ये म्यू है मिनिमम एंगुलर विद फ्रीक्वेंसी फॉर विच द कॉइन विल फ्लाई ऑफ। ऐसा क्वेश्चन देखिए पिछली बार भी एक बार यूज़ किया था दूसरे वे में। तो भाई किसी भी वक्त किसी भी फ्रीक्वेंसी पे अपन बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर आर लिमिटिंग केस में म्यू एस जी के इक्वल हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी लिमिटिंग केस में, म्यू एस जी बाई आर। खूब किए हैं आपने, आराम से करेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लड्डू सा प्रश्न। चलिए आगे की ओर। एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ मास एम स्विंगिंग फ्रीली अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड, तो ml²/3 हो गया। एंड देखते ही तो मुझे कुछ और आया नहीं आया। इट्स मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इज ओमेगा द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट एनर्जी कंजर्वेशन से लगा दो भैया। मैक्सिमम एंगुलर स्पीड लोएस्ट पोजीशन पे जहाँ पे भी होगी वहाँ पे लिख दिया हाफ आई ओमेगा मैक्स स्क्वायर, और जहाँ पे भी हाईएस्ट पॉइंट होगा चिपका दो, दैट इज़ mgh ऑफ cm। ख़त्म। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, h की वैल्यू बड़े प्यार से हाफ आई कितना है ml²/3, ओमेगा मैक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है अपॉन एम से एम उड़ा दो। तो क्या आ रहा है बेटा, आराम से देखिए क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर L²/6g। तो देख लीजिए बेटा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी। ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन है, सबके किए हुए रहते हैं यार। अब देखिए फुल वेव रेक्टिफायर 50 हर्ट्ज पे है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन रिपल भाई आपको पता है हाफ वेव में वही रहती है, फुल वेव में उसकी डबल हो जाती है। ख़त्म करें, 100 हर्ट्ज हो गई, मस्त रहिए। आगे चलिए 36, a common emitter amplifier circuit using an NPN transistor, DC करंट गेन 250 है, RC 1 किलो ओम है, VCC 10 है, मिनिमम बेस करंट फॉर VCE टू रीच सैचुरेशन। तो सैचुरेशन पे रीच करना है कहाँ पर अपने को, VCE को, ठीक है। तो VCE आपका सैचुरेशन पे आ जाए, मतलब VCE आपको पता है डेट टेंड्स टू 0। तो VCE की वैल्यू अगर 0 मेरे को करनी है तो भैया VCE जैसे ही मैंने 0 किया यहाँ पे, ठीक है, तो VCE 0 करते ही मेरे को यहाँ पे देखिए कौन सा डायग्राम दिख रहा है, ये इस लूप को देख लें अपन। इस लूप से अगर मैं देखूँ तो उस केस में देखिए यहाँ से यहाँ चलूँगा तो डायरेक्टली VCC = ICRC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास IC की वैल्यू बड़े प्यार से आ जाती है, क्या आ जाती है बेटा, VCC कितना गिवन है 10, RC कितना गिवन है 1 किलो ओम, तो ये 10 मिली एम्पियर हो गई। और IC 10 मिली एम्पियर है, तो मिनिमम बेस करंट क्या होगा बेटा, DC करंट गेन आपको गिवन है, बीटा क्या होता है IC/IB। IC आपका 10 मिली एम्पियर हो गया, IB की वैल्यू आपको ढूंढनी है, बीटा आपका 250 है, तो बीटा IB की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 10/250
मिली एम्पियर, इसको माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 इंटू 1000 अपॉन 250 माइक्रो एम्पियर, 250 की टेबल में 4 बार तो 40 माइक्रो एम्पियर्स के साथ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ग्राफ जब बनाते थे तो वही पता है आपको, वी सी टेंडिंग टू 0 आता है, तो वहाँ से 40 माइक्रो एम्पियर्स पे जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस लैंग्वेज से जनरली नहीं दिखते हैं क्वेश्चन, तो इसको नोट करके रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है आपका सेमीकंडक्टर्स ट्रांजिस्टर का। चलिए, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर रेशियो ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम of an ideal gas per degree rise in Kelvin temperature to its original volume है। भाई साहब एक बार वापस पढ़ लो क्या लिखा है। कांस्टेंट प्रेशर पे रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन केल्विन टेम्परेचर टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो भाई इसको सस्ते शब्दों से क्या देखें, ये मतलब मेरे को एक सेकंड इसको पेंसिल चेंज कर लूँ मैं। हाँ, 1/v dv/dt निकलवाना चाह रहा है, यही मतलब है, देख लो आराम से, मेरे को तो यही समझ आ रहा है। अब कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहा है तो 1/v dv/dt, तो कांस्टेंट प्रेशर देखो pv बराबर nRT होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, p dv इज इक्वल टू nRdt। तो ये dv/dt की जगह क्या चिपकाओगे, p/nr, तो ये हो गया p अपॉन v, पहले से था, dv/dt की जगह क्या आ रहा है, p/nr, तो p/nrv आ गया। और अब आपको पता है p/nrv क्या होगा यार, p/nrv देख लो, मतलब जो भी है आपको यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी कि भैया आपको, एक सेकेंड, पी डी वी इज nRdt, dv/dt उल्टा लिख दिया बेटा मैं, देखूँ कुछ तो गड़बड़ कर दिया अपन ने। हाँ, तो dv/dt देखिए क्या आ जाएगा, 1/v dv/dt की जगह nr/p लिखा, तो nr/pv, यार ये तो समझदार है, pv इक्वल टू nRT दैट इज़ 1/t। तो ईजी क्वेश्चन था, आराम से बन जाना चाहिए, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए, लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, काम हो जाएगा। बढ़िया, एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर निकालनी है, निकाल लेंगे साहब। इसको ओवन में हीट किया, फिर पानी में डाल दिया। टू नो द स्पेसिफिक हीट द एक्सपेरिमेंट मस्ट नो और मेजर द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटिटी बिलो एक्सेप्ट द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड बीकर। चाहिएगी साहब वो तो, ओरिजिनल टेम्परेचर भी चाहिएगा, फाइनल टेम्परेचर भी चाहिएगा। टाइम टेकन से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, कि जब भी अपन वो हीट लॉस बराबर हीट गेन करते हैं, टाइम से अपना कोई मतलब। अगला क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन। अरे यार ये क्वेश्चन पता नहीं मतलब कितने एग्जामों में आ चुका है, हमेशा आपको सिखाया जाता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट है सी। तो यहाँ डायमेंशन सी स्क्वायर, स्पीड स्क्वायर होंगे तो स्पीड का स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका ये सीधा सीधा ऑप्शन ए आएगा। सबके किए हुए रहते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा डेट की ज़रूरत नहीं है। द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज अल्फा द इन वॉल्यूम इज। भाई देखो सीधी बात है, एरिया डिपेंड करता है आर स्क्वायर पे, वॉल्यूम डिपेंड करता है आर क्यूब पे। तो ऐसे देखो तो वॉल्यूम डिपेंड करेगा ए की पावर 3/2 पे, तो छोटे चेंजेस के लिए या एरर के लिए ये लिखोगे आप। तो अगर इसका फ्रैक्शनल चेंज है, फ्रैक्शनल एरर इसमें अल्फ़ा है, तो उसका फ्रैक्शनल एरर 3/2 अल्फ़ा होगा। ये भी बहुत सस्ता सा प्रश्न है, आराम से चलिए। सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट कर गई 5th ब्राइट फ्रिंज पे, सेंट्रल भाग गई 5वीं पे, जब 1.5 वाली एक फिल्म लगाई है इस पाथ में, तो भैया आपको पता है कितना पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज़ n-1 इंटू टी, और यहाँ दिख रहा है दैट इज़ इक्वल टू 5 लैम्डा, क्योंकि 0 की जगह वहाँ पे पार्ट डिफरेंस 5 लैम्डा हो गया। तो डायरेक्टली 0.5t इज़ 5 लैम्डा, लैम्डा हो गया 5000 इंटू 10 की पावर -6। सो t इज़ 25 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 0.5। सो दिस इज़ 5 इंटू 10 की पावर कितना हुआ, एक मिनट कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कोई मैं कचरा नहीं कर दूँ। 10 की पावर -6 कहाँ से लिख दिया, मेरे को लगा ही था कचरा कहीं कर रहे हैं। एंगस्ट्रॉम है 10 की पावर -10, तो इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूँ, जल्दी जल्दी में गड़बड़ कई बार हो जाती है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका -10, ये हो गया -7, तो यहाँ से आपका ये क्या आ जाएगा बेटा, ये हो गया आपका, इसको लिखूंगा 5 इंटू 10 किया तो 10 की पावर -6 हो गया, 5 इंटू 10 की पावर -6 दैट इज़ 5 माइक्रोमीटर, दैट इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। चलिए करते हैं ये शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन, अपन यूएन बोर्ड में भी आ जाते हैं भाई कभी कभी। रिजिड सर्कुलर लूप है, आर रेडियस, मास एम, XY प्लेन में है, फ्लैट टेबल पे है, आई करंट है, एट दिस प्लेस फील्ड ये रहा भाई, फ्लैट टेबल पे है, Earth's magnetic field Bx I cap plus Bz K cap at the value of I so that the loop starts lifting। तो लूप लिफ्ट कर जाए, लूप अगर लिफ्ट कर जाए तो पहली चीज़ देखिएगा, जैसा XY प्लेन अगर टेबल है तो वर्टिकल, अभी अपन देखो ऐसे ये टेबल है XY प्लेन में, ये करंट ऐसे है, तो एरिया वेक्टर इसका इधर आएगा K कैप के इधर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क क्रिएट करेगी, वो टॉर्क क्रिएट करने वाली मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कौन सी होनी चाहिए, जो परपेंडिकुलर है, मतलब I वाला कंपोनेंट करेगा। तो वो जो टॉर्क होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो केवल Bx क्रिएट करेगा, और कितना क्रिएट करेगा, m की वैल्यू क्या होती है बेटा, n तो यहाँ 1 दिया हुआ है, तो I इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये टॉर्क mg के टॉर्क को बैलेंस कर जाए,
तो एम का टॉर्क को बैलेंस कर जाए तो एम का टॉर्क जो होगा वो अगर अपन जहाँ पे भी चल रहा है माना इसके अबाउट या उसके अबाउट जैसे भी लिफ्ट करेगी उस पॉइंट के अबाउट, तो उसका टॉर्क जो होगा एम का वो आपका हो जाएगा एम जी इंटू आर। तो लिमिटिंग केस में दोनों को इक्वेट कर दिया, हो गया आपका काम। चलिए ये आर से आर गया, क्या पूछा गया था भाई, आई की वैल्यू क्या आ गई, एम जी अपॉन बी एक्स बाई आर। कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटा, बी। देखो ये याद रखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क होता है किसी भी पॉइंट एक्सेस के अबाउट सेम होता है, क्योंकि यहाँ वो कपल क्रिएट करके अपन लगाते हैं और कपल का टॉर्क आपको पता है किसी भी ओरिजिन या रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, सबके अबाउट सेम आता है। चलिए एक चार्ज फ्लो किया है 200 फ्लोज थ्रू 200 ओम गैल्वेनोमीटर, 400 ओम की कॉइल है, 1000 टर्न है, वुडन स्टिक पे है। इफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द स्टिक इज डिक्रीज सडनली टू जीरो द चार्जेस, भाई वो सीधा सीधा भी है, पहले भी एक पेपर में अपन ने किया था। डेल्टा क्यू की वैल्यू डायरेक्टली क्या लिखोगे, एन डेल्टा फाइव बाई आर, ख़त्म। तो एन डेल्टा फाइव एक से क्या होगा, बी इंटू ए, तो डेल्टा बी इंटू ए हो गया यहाँ पे। तो 0.012 इंटू एरिया कितना है भैया, 20 mm इन डायामीटर। 20 mm इन डायामीटर का मतलब क्या हो गया, पाई इंटू आर स्क्वायर 10 mm हो गया। तो 10 mm मतलब 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -4। और ये आर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपके, तो आर की वैल्यू यहाँ पे दोनों को ऐड कर लिया, ये हो गई 600। तो देख लो भैया आप क्या, और एन की वैल्यू कितनी थी, एन की भी लिख दो यार, ये हो गई 1000। तो 1000 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 0.012 पाई बाय 600, ये दो उड़ा दो। तो अब क्या बच रहा है भैया, इसको कर दो 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -7, 10 की पावर -6, और ये हो गया 12 पाई बाय 6, तो ये हो गया 2 पाई इंटू 10 की पावर -6। 2 पाई कितना होता है यार, 6 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 3.14 का 6.28 के लगभग होगा, इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अब देख लो यार कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, कौन सा दिख रहा है, 6.28 माइक्रो कूलम भी दिख रहा है, तो 6.3। चलो रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द टू वेव्स इज दिस, द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड इज, यार क्या मज़े ले रहे हैं, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इसमें तो सीधे है। तो I1 बाई I2 इज़ A1 बाई A2 होल स्क्वायर, तो A1 बाई A2 इज़ रूट ऑफ I1 बाई I2, दैट इज़ रूट ऑफ 1/9, दैट इज़ 1/3। ख़त्म हुई कहानी। कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट, A body of mass 1 kg rotated in a horizontal circle of 1 meter moves at 2 meter per second, वर्क डन। अरे यार कितना ही घुमा लो सर्कल में, वर्क डन आपको हमेशा पता है भैया, परपेंडिकुलर लग रहा है, फोर्स मोशन के वर्क के नाम पे ढेला, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। ये लो पेपर ही ख़त्म। चलिए तो आज का पेपर तो पहले से थोड़ा सस्ता था, होप आप इन्जॉय कर रहे हैं इन सेशंस को। आई एम वेरी प्लीज विद योर फीडबैक्स, डू कीप सेंडिंग योर फीडबैक ऑन माई टेलीग्राम और ऑन माई फेसबुक पेज, और कमेंट में भी आप कर सकते हैं। डू शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच।